बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका होस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा आज इख्तिताम पजीर है और कल से जहन्नम से निजात के लिए तीसरा अशरे का आगाज़ हुआ चाहेगा। जहन्नम से निजात से आज़ादी के लिए आप दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम हम सबको जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमाए, हम सबको जन्नतुल फिरदौस के में आला मकाम हमारे लिए मुख्तस कर दे और ये रमज़ान मुबारक हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे। जंक फूड से परहेज़ भी कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे तो आप यकीनन करें कि ख़ायदे की बजाय इसके नुकसानात भी हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है होम्योपैथी और सेहत में है यूरिक एसिड। ख़ास करके इस रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से ये हमने टॉपिक मुंतखब किया कि रमज़ानुल मुबारक में सहर व अफ्तार में बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी की जाती है, जिसकी वजह से अचानक यूरिक एसिड का अटैक भी होता है। क्यों ना इससे बचा जाए, इससे परहेज़ करने से, इसकी वजूहात से। तो आज होम्योपैथिक डॉक्टर्स का एक सीनियर जो पैनल्स है वो आपके सामने मौजूद है। तो मैं पहले अपने पैनल का तारुफ करवाता हूँ, इसके बाद हम आज का जो टॉपिक है यूरिक एसिड और इसके नुकसानात पे इंशाल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हमारी मुन्नी सी बहन है डॉक्टर हुमा चिश्ती साहबा, आप वाइस प्रेसिडेंट CUH पाकिस्तान हैं। आपका बहुत ही वसी तजर्बा है यूरिक एसिड और इसकी वजूहात पे। आपके साथ किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं होम्योपैथी डॉक्टर अकील जावेद साहब हैं। आप सेक्रेटरी जनरल कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान और पिछले 25 साल से आप भी होम्योपैथिक की फील्ड में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। आगे जनाब डॉक्टर जमील मेहरवी साहब, आप CUH पाकिस्तान के रहनुमा हैं और आपका भी एक वसी तजर्बा है तिब्ब नबवी और सेहत पे। तो आज हमारा पैनल जो है ये बात करेंगे यूरिक एसिड क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, काजेज़, नुकसानात, कैसे बचा जा सकता है, कौन सी डाइट ली जा सकती है। तो हमारे साथ रहिएगा। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं यूरिक एसिड। तो सबसे पहले तो जी आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर अकील जावेद साहब से करता हूँ कि आप मेरे नाजरीन को बताएं कि यूरिक एसिड क्या है और ये कैसे होता है, इंसानी बॉडी पे इसके क्या असरात हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और स्पेशल टीवी का बहुत शुक्रिया जो कि हमें गाय बगाए बुलाते रहते हैं और अवामल नास के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। तो टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द ओकेजन, यूरिक एसिड डॉक्टर साहब अगर मैं दो लफ्ज़ों की बात करूं तो ये बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिस्म का। असल में 1776 में इसकी दरियाफ्त हुई। एक स्वीडिश डॉक्टर थे डॉक्टर विलहेम, उन्होंने कुछ किडनी स्टोन पे एक्सपेरिमेंट और यूरिन पे एक्सपेरिमेंट किया, तो वहाँ पे ये मतलब कंपाउंड उनको मिला या वेस्ट प्रोडक्ट मिली, तो वहाँ से ये टर्म्स स्टार्ट हो गई। तो ये तो है इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री। अब ये है क्या कि बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है बेसिकली। अगर मैं बात करूँ इसमें क्या क्या होता है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और इस किस्म की चीज़ों का मजमू होता है बेसिकली। अच्छा, जिस्म में जब टूट फूट होती है, जब जो डेड सेल्स जब टूटते हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने किसी न किसी तरफ जाना होता है। तो पोरीन्स एक केमिकल होता है, उसमें बेसिकली कार्बन और नाइट्रोजन के कंटेंट्स या वो आंसर पाया जाता है। तो वो टूट फूट बेसिकली सेल्स की टूट फूट से ये चीज़ें डेवलप होती है, जिसको हम यूरिक एसिड का नाम देते हैं। ये एक सुई नुमा क्रिस्टल टाइप आप इसको कह लें, तो ये इसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। इंसानी जिस्म में इसके असरात क्या होते हैं? देखिए, इंसानी जिस्म के लिए ये एक मुतअद्दल या बैलेंस क्वांटिटी में भी ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि इंसानी जिस्म का जो मैं बोल रहा हूँ, जो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए ये बहुत बड़ा केमिकल है, ये ज़रूरी है। इसके अलावा इम्यूनिटी इन्हेंस करने में उसके लिए भी ज़रूरी है। और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ लाइक ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है, इसकी मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप ये भी बता दें कि मेल और फीमेल में मिलीग्राम में क्या इसकी जो मुनासिब बैलेंस मिकदार है वो कितनी है? मैं ख़वातीन में ये
इतने से इतने मिलीग्राम तक ठीक है, मेल में इतने से इतने ग्राम तक ठीक है? डॉक्टर साहब बीइंग होम्योपैथ उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से जो सिम्टम्स अगर आपको आ रही हैं ना, बेसिकली सुबह उठने के बाद अगर आपको कहीं जोड़ों में दर्दें वगैरह स्टार्ट हो गई, घुटनों में कहीं ऐसे आपके जॉइंट्स में पेन हो रही है, तो ये टाइम होता है कि आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को चेक करवाएं। तो आगे जाके डायग्नोसिस पे हम बात करेंगे, उसमें इंशाल्लाह बात करते हैं उसके ऊपर कि वो कितना होना चाहिए। वैसे बीइंग होम्योपैथी तो उस क्वांटिटी को मानती ही नहीं कि वो उसका लेवल क्या होना चाहिए। बहरहाल नहीं, आखिर वो कोई टेस्ट करवाएंगे, को पता चलेगा ज़्यादा है कम है, कोई ना कोई तो एक पैमाना करना पड़ेगा ना। चलिए उस पर आते हैं। तो जैसे आजकल रमज़ान मुबारक है, अफ्तार में तो ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे जूस, हत्ता के दही बल्ले, शवारमे, फ्रूट चाट, समोसे, पकोड़े, दुनिया की कोई चीज़ रह नहीं जाती जो इस्तेमाल नहीं करती। इसमें और यूरिक एसिड में क्या आपस में कोई ताल्लुक़ है? जी डॉक्टर साहब, इसमें यूरिक एसिड का यानी कि अगर हम कहें कि डायरेक्टली कोई रोज़े से ताल्लुक़ है या रमज़ान से, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन बात वही कि जैसा आपने फूड के हवाले से बात की कि कुछ डाइट मैनेजमेंट इस किस्म की हो रही होती है कि वो एक फैक्टर बन जाती है यूरिक एसिड को बढ़ाने के सिलसिले में। अभी आप बात कर रहे थे उसकी रेंज के हवाले से, पहले वो थोड़ा सा वो तो इस तरफ जाएंगे, रेंज में अभी ना आए आप। अच्छा चले, ठीक है, डायग्नोसिस के साथ उस पर बात हाँ, करेंगे। उसके वो रोक दिया। नहीं तो प्रोग्राम खत्म हो जाए। ठीक है। अभी देखें कि हम लोग जो खुराक इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें पकोड़े, समोसे और बेसन का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा होता है। और दालें, आपको पता है कि दालें भी जो हैं वो मना की जाती हैं जब यूरिक एसिड किसी का बड़ा होता है। तो चने की जो दाल है, एक्चुअली उसी से जो है वो बेसन की प्रोडक्ट, ये बेसन बनता है और उसी से पकोड़े बनते हैं। तो ये चीज़ भी जो है ना इन्हांसिंग फैक्टर होती है इस सिलसिले में, क्योंकि रिच ऑफ प्रोटीन होती है। और ये जो यूरिक एसिड है, ये तीन चीज़ें अगर है ना, तो इट इज़ अ गुड रेसिपी फॉर इन्हांसिंग द यूरिक एसिड इन योर बॉडी। कि आपकी बॉडी में अगर ये तीन चीज़ें इकट्ठी हैं, यानी मीठा जा रहा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जा रहे हैं या इस किस्म की कोई फूड जा रही है, और तीसरी चीज़ प्रोटीन, ये तीन चीज़ें अगर जा रही हैं बॉडी के अंदर, तो यूरिक एसिड बढ़ेगा और वो यानी कि प्रमोट करेगा वो तमाम वेज को कि जो बढ़ाते हैं यूरिक एसिड को। सेकेंडली ये कि हम पानी का इस्तेमाल जो है उसके हवाले से बात अगर करें, तो रोज़े में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है अगर हम पानी की मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते हैं। यानी अगर सहर और अफ्तार में हम पानी का निज़ाम अपना बरकरार नहीं रख पाते, हम प्रॉपरली नहीं पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो क्रिस्टल्स इकट्ठे होते हैं यूरिक एसिड के बॉडी में, वो यूटिलाइज नहीं हो पाते, वो फिर जॉइंट्स में उनकी अक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है। और यही वजह होती है कि रमज़ान में फिर जो यूरिक एसिड बढ़ने का, जैसा कि आपने कहा कि केसेस सामने आते हैं, तो यही वजह होती है कि सामने आने शुरू हो जाते हैं केसेस। हाँ, नहीं, इसके अलावा इस पर भी ज़रा रोशनी डालें कि जैसे पकोड़े समोसे जिक्र किया कि जिस ऑयल में वो गंदे ऑयल में तले जाते हैं, तो उनका भी तो साइड इफेक्ट होता ही है ना? जी जी, डेफिनेटली होता है, क्योंकि वो तो स्टमक के लिए भी ठीक नहीं है और फिर वो कोलेस्ट्रॉल के लिए और भी जो भी है वो बहुत सी खराबी बीमारियों है, पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स तिब्बे नबवी के जो माहिर हैं उनके पास जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जब आपने बद एतदाली की, उसके बाद आपकी बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो गई। अब क्या क्या निशानियां होंगी कि हमें पता चलेगा कि पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ गया है? उसकी यूरिक एसिड की क्या क्या उस पेशेंट में सिम्टम्स आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो खुराक हम खा रहे हैं ना, उसमें जब हम तेज़ाबियत एसिडिटी वाली खुराक लेंगे जो एसिड प्रोड्यूस कर रही होगी, और दूसरी वो खुराक जो जिस्म में ठंड सर्दी पैदा कर रही है, यानी कुछ चीज़ें तो बज़ाहिर हम ठंडा करके ले रहे होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है। जब हम ये वाली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये बॉडी के अंदर जो एक सियाल मादा है जिसको हम यूरिक एसिड, थोड़ा सा इसमें भी डाल दें कि जो जिनकी तासीर ठंडी है, वो भी दो तीन चीज़ें जो हम रूटीन की बता दें। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फ्रिज में रखें, या जैसे वो तो ठंडी है ना, जो ठंडी है, तासीर ऐसी ठंडी है जैसे आपका तरबूज है, अगर बाहर कहीं भी पड़ा है, आप उसको फ्रिज में न भी ठंडा करें तो उसकी तासीर जो है वो आपकी ठंडक। कहते हैं ये जो तरबूज है ये शुगर बहुत तेजी से बढ़ाता है। नहीं, जो चीज़ें आपकी कुदरती जिनके अंदर अल्लाह ताला ने जिनको पैदा किया है, वो शुगर के पेशेंट सारी मीठी चीज़ें खा सकते हैं, बट किसी एक दिन में एक कोई फल ले सकते हैं, उसकी भी एक क्वांटिटी है, अंगूर, केला, मैंगो, नो इशू, सब कुछ, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अच्छा, थैंक यू जी, दूसरी बात ये है
दूसरी बात नहीं, आप देखें ना, आप 8-10 दाने अंगूर एक दिन में ले सकते हैं, जी जी, लेकिन बिल्कुल। उसी दिन सेम आप कोई और फल नहीं लेंगे। हाँ। और मैंगो के बारे में मुझे नहीं पता कि लोगों के हर एक का अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है, अपनी सोच है। जो आपका मैंगो है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पे आपके जो किडनी फेलियर आता है उसके लिए भी। इवन दो कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, मेरे एक कज़न थे, अल्लाह उनको रिकर रहमत करे, उनका डेथ हो गई। बस चंगा एक्सपेरिमेंट किया आपने। अपने ऊपर नहीं एक्सपीरियंस किया, मतलब डॉक्टर थे, किंग अच्छा। एडवर्ड से क्वालिफाइड थे और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे। उन्होंने जब एमफिल किया तो उनको एक एक्सपेरिमेंट मिला कि चूहों के ऊपर के अपने उनके गुर्दे खराब भी करने और फिर उनके गुर्दे ठीक भी करने। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप मुझे हर्बल पॉइंट से बताएं कि क्या चीजें हैं जो इसको ठीक कर सकती हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं, खराब करने के लिए नहीं पूछा। आम का खराब करने के लिए तो बेशुमार चीजें थी ना, जैसे आप फीड, पोल्ट्री फीड डाल दें और कोक्स वगैरह दे दी, कोल्ड ड्रिंक्स दिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो दी, किडनी फेलियर तो आ गई, मुख्तलिफ एलोपैथिक ड्रग जो थी वो उनको दी गई, तो उससे किडनी फेलियर हो गया। अब था उसको ठीक करना, रिवर्स लाना। उसके लिए उन्होंने मेरे से पूछा कि कोई ऐसी चीज़ बताया। मैंने कहा जी मैंगो, बट उन दिनों में मैंगो का सीजन नहीं था जिन दिनों उनको प्रैक्टिकली यानी वो मिला, जो प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाना था। तो उसके लिए फिर हमने उसको, मैंने स्टडी करके उनको बताया कि आप आम के पत्ते ले लें और उसकी जो छाल है, जो नई कॉम्पलें होती है ना, ब्रीक टानी है, उसकी छाल ले लें। तो उसको इस्तेमाल करवाया गया उनको, तो उनके गुर्दे ठीक हो गए थे। सो ये कहना कि हाँ आम जो है वो दरख्त पे पका हुआ हो, ये जो हम केमिकल लगा के या इस तरह से कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम करेगा। दूसरी बात ये है कि अगर उसको हमने जैसे कहते हैं ना, अच्छा अगर करना है तो उसको पानी में पहले को 2 से 3 घंटे भिगो छोड़ें, अब केमिकल उतर जाए, तो उसके केमिकल जो है वो काफी सारे उतर जाएं। और उसको अगर मजीद और अच्छा उसको करना है तो उसके लिए ये है कि आप उसमें सिनेमन ऑयल जो होता है, यानी दालचीनी का जो तेल होता है, वो उसमें 1-2 चम्मच डाल के पानी में, तो उसमें आप उसको डिप कर छोड़ें, तो वो उसके केमिकल प्रोसेस खत्म हो जाता है, 85% क्लियर हो जाता है उससे तकरीबन। और दूसरी बात आ गई कि फिर आप जब आम खाएं तो आम को ठंडा करके, जैसे हम फ्रिजों में रख के या इस तरह करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उसको खाएं और उसके बाद आप इतनी गुंजाइश रखें कि उसके बाद आप नीम गर्म दूध पी सकें। ठंडा दूध उसके बाद पीना या आम खा के लस्सी पीना जो है वो मुज़र सेहत है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उस वक्त का जब हम देसी घी, देसी पंजीरी, देसी खुराकें खाते थे, देसी गंदम होती थी, सारा कुछ देसी होता था। उस वक्त की बातें हैं कि हरारत बढ़ जाती थी और आम उस दौर में दरख्त पे पका हुआ होता था। अब आम चूंकि पका हुआ आता है केमिकल के साथ, कच्चा आम तोड़ा और उसके बाद वो जब तक ट्रक लाहौर पहुंचता है वो पक चुका होता है या गल चुका होता है, तो उसको उस केमिकल जो प्रोसेस है वो प्रॉब्लम कर रहा है। उसके लिए कच्ची लस्सी पीना या उसके बाद ठंडा दूध, इस तरह वो चीज़ें गलत होंगी। उसके बाद आपको गर्म दूध लेंगे तो आपको वही आम के जो फ़ायदे उसके अंदर बहुत थोड़े रह गए थे वो ऊपर आ जाएंगे, और जो उसके अंदर नुकसान था वो उसका जो है वो नीचे चला जाएगा। अच्छा, बाकी जहाँ तक हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड का, तो ये बॉडी के अंदर एक सयाल मादा है जोड़ों में, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसका होना बड़ा ज़रूरी है। और ये अगर हम 1700 या 1800 की, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, ये अगर हम तिब में देखते हैं, तिब नबी के अंदर भी ये चीज़ों की बात मिलती है। और उससे पहले अगर हम देखते हैं यूनान की जो यूनानी तिब है उसके अंदर देखते हैं, तो ये 1500 कबल मसीह भी इसके जो है ना वो चीज़ें मिलती हैं। चूँकि इंसान जब दुनिया में आया तो उसके जोड़ आए, और जोड़ों के अंदर जो उसकी जो रतूबत थी, जिसको हम यूरिक एसिड का आज नाम दे चुके हुए हैं या बात करते हैं, इसका उसके अंदर होना भी ज़रूरी है। अब ये जम क्यों जाता है या रुक क्यों जाता है? इसलिए रुक जाता है कि जब हम ठंडी चीज़ें खाते हैं या ऐसी चीज़ें जो बॉडी के अंदर तेजाबियत एसिड प्रोड्यूस करती हैं, तो उस वक्त ये रुकना, जमना शुरू होता है। जिस्म में खुश्की, सर्दी की वजह से ये रुकता है, और इसको हम गर्मी तरी की तरफ ले जाएं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद निकल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। अदर देन आपके छोटे जोड़ों से काम स्टार्ट होगा, बड़े जोड़ों में प्रॉब्लम चली जाएगी, और उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, जोड़ जो है उसके, वो भी सारे मुतासर हो सकते हैं, बड़े जोड़ भी मुतासर हो सकते हैं, आपके पाँव, इवन गैंठिया जो क्रॉनिक डिसेबिलिटी की तरफ भी आगे जाके ले जाता है, जिसमें आपके जोड़ टेढ़े मेढ़े, हाथ टेढ़े हो जाते हैं, पाँव टेढ़े हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम उसी यूरिक एसिड की वजह से आएंगी। इवन बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड की स्टोन जो है वो लोगों के अंदर बनती हैं, वो आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब आपका ये सयाल मादा जिस्म में सर्दी खुश्की की तरफ जाएगा तो उस वक्त आपके किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ जाएगा,
ब्लड को साफ करने के लिए, क्योंकि ये ब्लड के अंदर सर्कल कर रहा होता सही। है। तो जब वो गुर्दों पे ज्यादा वर्क आ जाएगा, लोड ज्यादा आ जाएगा, तो उस वक्त हमारे मसाइल जो है ना, वो गुर्दे भी खराब होना शुरू हो जाएंगे, किडनी फेलियर की तरफ भी केस चला जाएगा, स्टोन्स भी बनना शुरू हो जाएंगी, रुकना शुरू हो जाएंगी जी। और उसमें पित्त ये का जो तो आपने सिम्टम बता दी। अब आ जाते हैं, मुझे तो नींद आ लग, अब आ जाए डायग्नोसिस की तरफ। कौन से ऐसे टेस्ट हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से अलामात बता दी, छोटे जोड़ों से लेके और बड़े जोड़ों तक, एंड हत्ता के मोड़ने तक हड्डियाँ। मैंने इससे सारे पेशेंट देखे हैं कि यूरिक एसिड से काम स्टार्ट हुआ और गंठिए तक गया और एंड पे टांगे भी फोल्ड हो दोहरी हो गई, पाँव के अंगूठे भी दोहरे हो गए, हाथ भी हो गए। एज फैक्टर तो होता है, लेकिन ये 40-45 साल की उम्र में भी ऐसा सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो बुनियाद उसकी यही से शुरू होती है जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया। सर आप ये बता दें कि कैसे पता चलेगा, डायग्नोज क्या करेंगे एज आ एक होम्योपैथ, कि उसकी अलामात देखेंगे और फिर उसका टेस्ट कराएंगे, और कितना बॉडी में यूरिक एसिड मौजूद हो जो रिपोर्ट में आए तो उसको हम नॉर्मल कहेंगे, और कितना हो तो ये किस रेशो से या मिलीग्राम से ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि इसको यूरिक एसिड है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो एज आ डिक्लेयर्ड पेशेंट जो यूरिक एसिड का है ऐसे करना है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि बीइंग होम्योपैथ तो अलामात ज़ाहिर है, सबसे पहले जब यूरिक एसिड का मसला होगा तो ज़ाहिर है बॉडी पेन और जॉइंट्स में पेन स्टार्ट होता है। इंशाल्लाह यही से बात शुरू करेंगे दोबारा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे तो नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर अकील जावेद साहब बता रहे थे कि यूरिक एसिड इंसानी जिस्म में कितने मिलीग्राम तक होना चाहिए और इसकी डायग्नोसिस क्या है, ये कैसे किसी पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है कि ये पेशेंट यूरिक एसिड का पेशेंट है। जी डॉक्टर अकील जावेद साहब। जी बिल्कुल, बात हो रही थी कि डायग्नोसिस किस तरह होंगी। एक होम्योपैथ तो उसकी डायग्नोसिस ज़ाहिर है होम्योपैथ के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो अलामात है। सिम्टम्स होंगी तो मेडिसिन होम्योपैथ की होगी। नो डाउट। जो मैं बड़ी अलामत बोल देता हूँ, बेसिकली जब पेशेंट आपके पास यूरिक एसिड की कंप्लेन लेके आएगा या उससे अफेक्टेड होगा तो सबसे पहले तो नॉर्मली 90% केसेस में जो बिग टो है ये मुतासर होता है, उसमें पेन होना स्टार्ट, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है बेसिकली। इसके अलावा आपके छोटे बड़े जोड़ तमाम में तकालीफ बढ़ जाती हैं। और जिससे डॉक्टर साहब ने कहा था कि दालें, हमारी बहन ने कहा था कि दालें वगैरह इस्तेमाल करने से उसमें तकलीफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो पेन अगर आपके जोड़ों में हो रही है तो होम्योपैथ के लिए अच्छा, फिर होम्योपैथ उस पर सवाल पूछेगा कि जी बैठने से तकलीफ बढ़ती है, लेटने से बढ़ती है, चलने से बढ़ती है, आराम से बढ़ती है, तो वो एक की फैक्टर होता है होम्योपैथ के लिए। लेकिन दूसरी पैथी में अगर मैं एलोपैथी की या मॉडर्न साइंस की बात करूं या मेडिकल साइंस की बात करूं तो उसमें ब्लड टेस्ट के थ्रू यूरिक एसिड को टेस्ट किया जाता है या यूरिन के थ्रू किया जाता है। अच्छा, इसकी जो नॉर्मल रेंज है ना, वो अगर एक मेल है तो 4 mg पर डेसीलीटर से लेके 8.5 तक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह फीमेल को अगर हम बात करें 8.5 तक, ये एक नॉर्मल 7 तक मेल वो में। खवातीन में 7.3 है, 6 तक आई थिंक मेल नहीं, में फिर और मेल में 7 6 तक point फीमेल something में है। आई थिंक 7.3 कोई एक आध 7.3 तक 4.5 फीमेल, 5.5 तक है, और यानी 5.5 2.4 से 7 मेल तक तक है। है। हाँ जी, मेल मेल में और I फीमेल think। में। हाँ। लेकिन इसको- अगर उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में देखा जाए तो अब तो एलोपैथ भी ये कहते हैं कि 5 अबव पे जाके ना सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट्स। हाँ, वो तो कहते बॉर्डर लाइन से पहले पेन शुरू हो जो जाता है। WHO की वो है ना हाँ। गाइडेंस है, उसमें 4 से लेके 8.5 तक एडल्ट मेल में, और इस तरह अच्छा। फीमेल में 2.7 से लेके 7.3 तक हो तो ये एक नॉर्मल रेंज कहलाती है। इससे अच्छा। ऊपर फिर मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो डायग्नोज हो जाती है कि ये यूरिक एसिड का पेशेंट है। तो वो फिर अपने पैथी के मुताबिक उसमें ज़ाहिर है उनका जो भी सिलसिला है उस तरह इलाज करते हैं। तो होम्योपैथी में इसको अलामात के थ्रू मापा जाता है और उसके मुताबिक मेडिसिन दी जाती है। जी जी डॉक्टर साहब, अब आ जाए कि कौन सी जो सन्फ है मेल या फीमेल यूरिक एसिड में ज़्यादा सफ़र करती है, और कौन सी ऐसी फूड्स हैं, ऐसे मील्स हैं, ऐसी खुराकें हैं जिनसे इस्तेमाल करके तो बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि इसमें मेल और फीमेल का इतना कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि किसको होता है ज़्यादा। ये डाइट के ऊपर जो है सारा कंसंट्रेशन है, क्योंकि 75 की बॉडी के अंदर जो ब्रेक डाउन होते हैं सेल्स, उनकी वजह से होता है ये यूरिक एसिड का बढ़ जाना। फिर 20% जो होता है वो उसकी वजह से होता है जो प्रोटीन्स होती हैं, और 30% जो है फ्रक्टोज
के हवाले से होता है। और फ्रक्टोज़ वो चीज़ है कि जिसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और इस वजह से वो तमाम यानी बेवरेजेस में, फूड्स में इस्तेमाल की जाती है, आर्टिफिशियल यानी शुगर के तौर पे वो चीज़ यूज़ होती है। आप देखें जितने भी जूसेस हैं, और अभी आपने बात की कि मेल और फीमेल के हवाले से, ये तो दरकिनार, अब देखें कि बच्चों में भी जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है। छोटे छोटे बच्चों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है यंग में, और वजह वही है कि बेवरेजेस और जूसेस का जो यूज किया जाता है, बर्गर की पैदाइश है इसमें तो ज्यादा हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। और कार्बोनेटेड जो होते हैं तमाम जितने भी जूसेस होते हैं उनमें चूंकि इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो यूरिक एसिड एकदम से उसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये चीज़ इसकी वजह बनती है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो है, क्योंकि ये शुगर, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि शुगर वो चीज़ है कि ये अगर नहीं यूटिलाइज होती बॉडी में तो ये हमारे लीवर को भी इफ़ेक्ट करती है और वहाँ पर फैटी लीवर भी कॉज कर देती है। और इसके अलावा प्रोटीन है, प्रोटीन भी अगर यूटिलाइज नहीं होगी वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाने की वजह बनेगी। और फिर कुछ फूड्स जैसे मैंने बताया कि उनमें प्योरीन जो है वो उसको बढ़ाने का बायस बनती हैं और उसकी वजह से ऐसा होता है, तो यूरिक एसिड इस वजह से फिर बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं अवॉइड अगर हम करते हैं तो इससे बचा भी जा सकता है। जी, तो डॉक्टर मेडवी साहब, सर पानी का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, और मेरे नाज़रीन को ये भी बता दें कि चंद एक मोटी मोटी जो खुराक हैं, खुराक का हिस्सा है हमारा, कि जिनसे परहेज़ करना चाहिए, यूरिक एसिड फौरी तौर पे बढ़ता है। देखिए, पानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, हर एक की अपनी एक थ्योरी, एक नज़रिया जो है वो चलता आ रहा है। बेसिकली पानी जो है ना वो अगर हम कुरान के पॉइंट से देखते हैं तो कुलू वशरबू वला तुसरिफू की जो आयत ना सूरह अल-अराफ की, खाओ पियो और इसराफ हाथ से तजावज़ ना करो। एक्सेसिव किसी भी चीज़ का जो यूजेज है वो इंसान को ख़राब करता है। सबसे पहली बात तो ये कि सुबह उठकर खाली पेट जो लोगों ने पानी पीने का एक सिलसिला शुरू कर लिया और उस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये आया और बड़ी तेज़ी से ये बात फैली कि जी सुबह उठ के खाली पेट 4 गिलास पानी पिए तो बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। बीमारियों से बचेंगे नहीं बल्कि बहुत सारे मसाइल जो है ना वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के, मैदे के और कई सारी चीज़ें जो है ना वो आपके उससे शुरू हो जाएंगी। पानी हर एक की तलब है, उसके मुताबिक उसको जब प्यास लगेगी ऑटोमेटिकली वो पानी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर अच्छा, दूसरी बात यह है कि पानी को चुस्कियाँ लेकर पिएँ। हदीस नबी है पानी चुस्कियाँ लेकर पिएँ। चुस्की जो है वो पानी, बल्कि कई बीमारी चबा चबा के पिए। पानी जो है ना वो गर्म पानी होगा तो छोटा सिप लेके उसकी चुस्की आएगी, ताज़ा और ठंडे पानी की चुस्की नहीं आ सकती। और जहाँ तक आपने खुराक की बात की तो उसमें ख़ास तौर पे जो हमें चावल है, उसमें आलू है, गोभी है, मटर है, पालक है, उसके बाद चने की दाल है, सफ़ेद चने हैं, उसके बाद आपकी माश की दाल है, ठीक है, ये चीज़ें। और इसके बाद फिर जितनी बेकरी आइटम्स हैं वो तो किसी भी बीमारी में, यानी जो चीज़ मैदे से बनी हुई है वो 110% जो है ना वो नुकसानदेह है। सही, ठीक है, उस मैदे से अवॉइड करना है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जौ की रोटी और जौ का दलिया तनावुल फरमाया। गंदम की रोटी भी आपके लाइफ में नहीं है। उसके बाद मैदा वो वैसे ही नहीं। तो आज हम बाज़ियत उम्मत या अपने आप को एज ए मुस्लिम देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मैदे के ऊपर हैं। यानी सुबह उठते हैं तो हमारी डबल रोटी से आगाज़ या नान से आगाज़ है या हमारा पूड़ियों से आगाज़ है। तो ये तीनों चीज़ें मैदे से हैं। इसके बाद अगर रस है या और बेकरी आइटम जितनी भी हैं वो सारी की सारी मैदे से हम स्टार्ट ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन चीज़ों को एक तो यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जो चीज़ें खानी चाहिए, जो यानी हम तजाबियत एसिडिटी वाली चीज़ों को या वो चीज़ें जो जिस्म के अंदर हमारे सौदावी जो रतूबात होती हैं उसको ज़्यादा सौदा को बढ़ा देती हैं और उससे जिस्म के अंदर ये फासद मादे जो होते हैं, टॉक्सिस वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो खुराक तो हम खा रहे हैं अंधाधुंध, और जिस खुराक ने बॉडी से इन फासद मादों को एलिमिनेट करना है, जो एलिमिनेटेड फूड है, इसके पैरल वो हम बिल्कुल ही नहीं ले रहे। वो क्या चीज़ है, जैसे हम फर्ज करें बात करते हैं कि कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, मेथी है, शिमला मिर्च है, यानी इन चीज़ों से हम, देसी मुर्गी है, देसी अंडा है या हमारा जो बीफ है या मटन है, हम इन चीज़ों से हटकर हम अब फर्ज करें कि हम जितने लोग इस वक्त ब्रायलर मुर्गी के ऊपर लगे हुए हैं
और जितने के सारे लगे वलैती अंडे पे, और वलैती अंडा और वलैती मुर्गी जो है ये फिर वलैती डॉक्टर और वलैती दवाइयों की तरफ ले जा चुकी हुई है। इन चीज़ों से अवॉइड भी करना पड़ेगा, वरना ये खाली किसी दवाई के ऊपर गो यूरक लिख देने से यूरक भाग नहीं जाएगा, वो उधर ही रहेगा और आपको मसाइल और प्रॉब्लम करेगा। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त पाकिस्तान का है, 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में ख़राब हो रहे हैं। उनमें बड़े छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक मुख्तलिफ लोग हैं, और ऐसे भी लोग इस वक्त ज़्यादा जो है ना वो पेशेंट बन रहे हैं जिनके पीछे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या कोई भी ऐसी बीमारी किसी की हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स उनका नतीजा है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और वो मुख्तलिफ कलर्स की जो पी रहे हैं, कोई लाल पे लगा है, कोई नीले कलर पे लगा हुआ है, कोई ब्लैक वाले कलर पे लगा हुआ है, तो ये चीज़ें भी तेज़ी से जो है ना वो उनको ख़राब कर रही हैं। सो इन चीज़ों से जब तक हम अवॉइड नहीं करेंगे, सिर्फ इलाज करना ही मकसद नहीं है, बीमारियों से बचाना लोगों को जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इलाज तो जाहिरी बात है वो फिर जब मरीज हो जाता है तो फिर वो तो है ही है, तो वो तो उसने करना है। लेकिन हमें पब्लिक को ये अवेयर करना है कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये अपनी ज़िंदगी से निकालो। माइग्रेटेड फूड जितना भी है वो सारे का सारा आप देख लेना कि इस वक्त हम देखें तो गज़ा के हालात देखें और गज़ा के मसाइल देखें, गज़ा के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम देखें और वहाँ रोज़ा अफ्तारी और सहरी और उसकी चीज़ों को ज़रा गौर करके देखें। और यहाँ पे एक धाती डोर जो है वो फ्री, और उसके बाद हमने कैसे बाइकाट शुरू हो गया, बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन हम वो फास्ट फूड, जंक फूड और फ्रोज़न फूड चीज़ों का, प्रोसेस्ड फूड का, और वो सारी चीज़ें जो बाहर से आती हैं और जिसका सारा सरमाया हमारा मुल्क से बाहर चला जाता है, उसमें एलोपैथिक बहुत सारी ड्रग ऐसी हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिसने आज तक कौम को मास हुए सिर्फ लंबे अरसे की माजूरी के अलावा और 1 से 10 बीमारियों के अलावा क्या दिया, लेकिन उसका सारा पैसा भी कहीं जा रहा है। हमें इन सारी चीज़ों से बाइकआउट कर कर हमें आना चाहिए अपने उस तरीका इलाज की तरफ जहाँ पे जिस तरीका इलाज में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है और मरीज ठीक होता है, ना कि वो समझता है कि जी सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है और ठीक भी करनी होना। जी डॉक्टर गिल साहब, सर अब ये थोड़ा सा वजाहत करें कि यूरिक एसिड के साथ साथ उस पेशेंट को और कौन कौन सी बड़ी बीमारियां लग सकती है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर यूरिक एसिड है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं तो आर्थराइटिस जाहिर है अगली स्टेज बनेगी, और गॉट तो है ही है, तो अगली जो परेशानी होगी किडनीज फेलियर्स भी हो सकते हैं, तो उससे बचना चाहिए। और ये जो मेगा बीमारियां हैं उसको लग सकती हैं, तो बहुत एहतियात करना है और उसकी मैनेजमेंट और जाहिर है इसका इलाज करवाना है। जैसे ही आपको डायग्नोस हो कि यूरिक एसिड है तो इसको अनटैप नहीं छोड़ना, क्योंकि यूरिक एसिड जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि है क्या ब्लड स्ट्रीम में या यूरिन ट्रैक में ये क्रिस्टल्स फंस जाते हैं, वो जाके फिर अल्टीमेटली एक जिस्म के लिए नुकसान देंगे। जी डॉक्टर, आप तो एक ये बता दें कि यूरिक एसिड आजकल ज़्यादातर किस उम्र के लोगों को हो रहा है? अभी और चले अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन मोल्ड होते हुए इसी टाइप से क्वेश्चन हुआ था और मेरे मैंने साथ बताया ये साथ अगला मेरा इसका जी। पार्ट था कि क्या यूरिक एसिड का पेशेंट रोज़ा रख सकता है, सही इस पे भी रोशनी डालें। ठीक है। एक तो ये कि बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, यंग जो एज है जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, बिकॉज उनका जो है ना वो टेंडेंसी हो गई है, एक रुझान है कि उन्होंने इस तरह के जो है वो जूसेस लेने हैं, स्टिंग पीने का रुझान है, इस किस्म के जो बहुत सारे सोडा बड़ा खतरनाक है। हाँ जी बिल्कुल, कार्बोनेटेड है सारे, और इनकी वजह से जो है वो आपको जैसे मैंने बताया कि इसमें फ्रक्टोज भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक चीज़ आपको बताऊं कि 10 गुना ज़्यादा गोश्त से ये नुकसान देता है, यानी गोश्त का तो हम मना करते हैं ना कि यूरिक एसिड वाले पेशेंट गोश्त ना इस्तेमाल करें, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा अगर फ्रक्टोज वाली हम खुराक लेते हैं ना तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है, गोश्त से ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। किसी की कहानी है कि गोश्त इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि वो ला रहे हैं चिकन की तरफ कि चिकन खाया जाए और वो वाइट मीट है, हालांकि वो वाइट पॉइजन है। बेसिकली अगर मिजाज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फर्ज करें कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि खुश्की सर्दी की वजह से ये जमेगा, रुकेगा, ठीक है ना, रुकेगा, जोड़ों में रुकेगा तो जोड़ स्वेल करना शुरू हो जाएंगे, जोड़ों की प्रॉब्लम और दर्दें आना शुरू हो जाएंगी। उसको पिघलाना कैसे? हमने गर्मी तरी देनी है। गर्मी तरी किससे आएगी? सबसे अच्छी तो आपके प्रोटीन सोर्स है कि आप उसको यखनी देंगे तो उससे वो मेल्ट होगा। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे डॉक्टर यूरिक एसिड के मरीज कहते हैं कि बकरे का शोरबा पियो या देसी मुर्गी का शोरबा पियो, ऐसा होता है। परिंदों का गोश्त
हाँ। यानी जो चीज़ें आपके अवेलेबिलिटी हैं इजीली, जिन परिंदों को आप पकड़ सकते हैं या जिनका शिकार हो सकता है, वो परिंदों का भी उसमें आ जाता है, देसी मुर्गी उसमें आ जाती है कि जिससे इसके अलावा आपका जो जितने नट्स में खासतौर पे आपका काजू है, पिस्ता है, चनगोजा है, अखरोट है, यानी वो चीजें जो जिस्म में हरारत भी पैदा करें, गर्मी भी और तरी भी पैदा यहाँ मैं करें, ऐड तो वो करती हूँ खर्च होगा। मतलब जी। कि पोटेशियम रिच फूड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है बल्कि benefit अब आपने करती हैं। साथ ये भी बताएं कि यूरिक एसिड का होम्योपैथी में क्या इलाज है, 1 मिनट में। तो बात हो रही यूरिक एसिड के हवाले से कि रोज़े में आपने कहा कि रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख और सकते, साथ मेडिसिन भी। और साथ ही मेडिसिन। तो रोज़ा आप बिल्कुल रख सकते हैं, बस ख्याल ये रखना है कि अपने पानी का ख्याल रखिए, डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना होने दें, सहर और अफ्तार में स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखें। और जब आप तो एकदम से बहुत सारा खाना पीना नहीं खाएं, बल्कि आहिस्ता वो आहिस्ता खाए, ओकेजनली, यानी कि अफ्तारी नमाज फिर वक्फों से। खाना हाँ जी, और बिल्कुल। परहेज के साथ खाना और भी। सोते हुए जो है तब भी पानी का इस्तेमाल 1 गिलास ज़रूर पिएं, क्योंकि वो प्रोटीन जो ढेर सारी आप लेके सोते हैं ना, वो फिर यूटिलाइज हो जाती है। अब आज मेडिसिन, वाले से आपको बताती चलो, टॉप क्लास मेडिसिन बताएं particularly जो वहाँ बताई थी। बेंजिक एसिड बहुत एसिड हमारी बेंज, अच्छी मेडिसिन है जो यूज़ होती है इसमें। इसके अलावा बशर्ते कि यूरिन के मसले मसाइल हाँ साथ जी, ना हों। यूरिन के मसले मसाइल हों और बिल्कुल पंजेंट किस्म की जो है वो स्मेल। एसिड बेंज यानी कि एसिड बड़ी बेंज। अच्छी मेडिसिन। और लिथियम कार्ब बहुत अच्छी लिथियम मेडिसिन कार्ब, है हाँ। जो टॉप लिस्टेड है इसमें। कॉल्चिकम भी डालना कॉल्चिकम जहाँ फौरी तौर पे अटैक अचानक आया है और गाउट का अटैक हो यह रहा है जगह साथ में। चेंज होती है। Exactly। तो का अगर इशू तो कॉल्चिकम कॉल्चिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह अर्टिका यूरिन्स हमारी मेडिसिन है जो इसको इसके साथ अगर बर्बरिस यूज करवाएं बहुत बेस्ट रिजल्ट आते हैं इन दोनों 4 मेडिसिन के। हाँ जी, सबाइना मेरी बहन सुमिस कर रही है कि खवातीन की ओवरीज का ये यूट्रस का कोई मसला हो या यूट्राइन को प्रॉब्लम हो तो सबाइना बड़ा अच्छा काम हाँ जी, करती है। बिल्कुल बहुत यूरिक अच्छा एसिड काम का करती उससे है। क्या सर ताल्लुक बड़ा ताल्लुक है ना। अब लीडम जो है इश्यूज लीडम पाल हाँ जी बिल्कुल, लीडम पॉल बहुत अच्छी है कि जहाँ पर एंकल्स और टोज में स्पेशली स्वेलिंग भी आ रही चुभने है, वाली प्रॉब्लम हो चीज रही है। किसी से भी। यहाँ एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं कि रस्टॉक्स और ब्राइनिया को भी ज़रूर देखेंगे। वो इसलिए कि रस्टॉक्स में वो शाइनी स्किन आती है जो जॉइंट्स के ऊपर आ रही होती है, रेडनेस होती है, जो कि हम यूरिक एसिड में देखते हैं। जी सर, आप मेरा ख्याल है तकरीबन सारी दवाइयों पे होगी बात। कोई मेडिसिन बताएं इसकी होम्योपैथी में, आपका तजर्बा। सर मैं उसके लिए जो है वो कावा बता दूंगा, बहुत अच्छा है। हाँ चलें, तजर्बा ही है ना। जो ये इसलिए कि आपकी होम रेमेडी में जब आप जाएंगे ना, किचन रेमेडी में, तो आपको एक चीज मिलेगी घर में आपके 5 जिससे चीजें, ये आपके- कम है। कम है। अदरक है, जीरा है और पुदीना है। 3 चीज़ों का जो कावा है वो आपके जिस्म में गर्मी और तरी पैदा करेगा, और उस गर्मी तरी से आपके वो जो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा वो यूरिक एसिड, वो रतूबत जो आपके जोड़ों में या आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्रिस्टल्स की शक्ल में कहीं भी जम रही है या रुक चुकी वो हुई निकल है, जाए। उसको मेल्ट करेगा और आप उसके बाद फॉरएवर ठीक हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक था यूरिक एसिड। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा करनी है, तो ताकि आप बेहतर तरीके से रमज़ानुल मुबारक सेहत के साथ गुजारें और उसके बाद भी सेहतमंद रहें। अपनी खुराक पे एतदाल रखिए, ज़्यादती किसी भी चीज़ की बुरी है, लिहाजा नॉर्मल और ऑर्गेनिक खुराक इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमारा नंबर नोट कर लें, अगर आप कोई तजावीज़ देंगे तो इंशाल्लाह आपकी तजावीज़ पे अमल किया जाएगा। 0333 422 9502 422 9502। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। होम्योपैथी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।